बैरिस्टर साहब, सुना है आपने उस भीमराव को काम पर रख लिया? तो एक छोटी जात को काम पर रखते हैं, उससे क्या क्या बुरा हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। ये तो नहीं पता क्या क्या बुरा हो सकता है। अब तुम आए हो तो तुम ही बता दो। हाँ, तो इसीलिए आया हूं। सबसे पहले ये जो पूजा करते हैं ना, ये भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी कमाई खत्म हो जाएगी, ये जो समाज में इज्जत है वो बर्बाद हो जाएगी। इतने बड़े बैरिस्टर से गिरकर सड़क के भिखारी जैसा रुतबा रह जाएगा आपका। ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। एक काम करता हूं, जब ये सब हो जाएगा ना तो मैं भीम को काम से निकाल दूंगा। जैसे उसको रखने से ये सब होगा, वैसे ही उसके हटने से ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? जाओ तुम। बदतमीजी नहीं बैरिस्टर, बदतमीजी मुझे बहुत अच्छे से आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। चुप रहो, चुप। बंबई के नामी वकीलों में जिसका शुमार हो, वो ये सोचकर नहीं बोलता कि सामने वाला कौन है। इसीलिए दोबारा बेवजह यदि यहाँ आए तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। बैरिस्टर, ये वकालत का रौब किसी और को दिखाना। मालूम है ना कौन हूं मैं? रेशम सेठ का भतीजा नरोत्तम जोशी हूं मैं। जिस दिन पाला पड़ा ना, बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें। वकील से तो वैसे भी पाला नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। बैरिस्टर, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे दूर भागता है। देख लूंगा तुझे। नरोत्तम जी, धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ना ही मैं नौकरी के लिए इतना घूमता और ना इस ऑफिस तक पहुंच पाता। मनुष्य जब भटकता है तभी उपयुक्त जगह पर पहुंच पाता है। और एक बात, भीम की जिंदगी से पढ़ाई कभी भी हटाई नहीं जा सकती है। ऑफिस से सीधा कॉलेज जाने वाला हूं, परीक्षा का फॉर्म भरने। साहिब में आओ। रुको रुको, दूर रहो। रुक रुक। चले। काम दिया है तुम्हें, अपना धर्म, जात, पवित्रता नहीं त्यागी है मैंने। तुम अस्पृश्य हो, इसीलिए मुझसे और मेरे इस पूजा घर से दूर रहो, और दूर दूर रहकर ही जितना मैं कहता हूं उतना करो, समझे? समझ गया सर। अभी क्या करूं? जब काम आएगा तो बताऊंगा। अभी जो समझ में आता है वो करो। सर, क्या है? किताब पढ़ सकता हूं? हाँ पढ़ लो, लेकिन जमीन पे बैठकर।
बाद में मुझे इस किताब का शुद्धिकरण करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो और ये बच्चे भी पढ़े तो उस कोने में जाके बैठो। ए, रुक। हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। भीम, रमा, तुम दोनों इससे पहले कि इस घर में रहना शुरू कर दो, मुझे कुछ कहना है। देखो बेटा, तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। पता नहीं जिंदगी कब तक है, इसलिए इस घर में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो बहस करो, लेकिन इस घर को छोड़ के मत जाओ। इस बार तुम लौट आए तो मैं तुम्हें मिल गया। क्या पता अगली बार तुम लौट आओ और मैं तुम्हें मिलूं ही नहीं। पापा, ऐसा मत बोलो बाबा, आपको छोड़ के कभी नहीं रह सकता मैं। और बाबा, आपके बिना तो घर जैसा ही नहीं लगता। तो फिर क्यों गए थे? अब नहीं जाऊंगा। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। क्यों उस भीमराव को रोक नहीं पाता मैं? आज तक जीवन में जो चाहा जब चाहा पाया, लेकिन उस भीमराव के सामने मेरी एक मनमानी नहीं चलती। कॉलेज का फॉर्म भर दिया उस भीमराव ने, बैरिस्टर के यहाँ नौकरी करने लगा वो। ओ काका, मैं देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया मैं। अरे करने दो उसे नौकरी है? हमारी फैक्ट्री में कितने लोग नौकरी करते हैं, क्या हो जाता है उससे? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काका, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। मुझे फर्क पड़ता है उस भीमराव से। न वो नौकरी करे न पढ़ाई करे, कीड़े की तरह रेंगता हुआ जाना चाहिए मेरे सामने से वो। लेकिन मेरी हर चाल, हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। क्यों क्यों क्यों? मैं बताता हूं। तुम्हारे इस क्यों के उत्तर का संबंध तुम्हारी नीयत से है। जितनी ऊर्जा तुम उसे रोकने के लिए खर्च करते हो ना, उतनी ही ऊर्जा अगर तुम अपने आप को बनाने के लिए खर्च करोगे
तो तुम्हारा प्रयास अवश्य सफल होगा। अच्छा, लेकिन एक विडंबना है गुरुजी। मतलब जब भी मैं भीमराव को अपने सामने देखता हूं ना, मैं शांति नहीं रह पाता। मतलब मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। समझ रहे हैं ना? क्या करूं मैं, आप बताइए। ये मेरी लिखी हुई एक किताब है। इसमें मैंने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने के बाबत बहुत कुछ लिखा है। आज दिन भर मैंने मेरी लिखी हुई किताबें बेची, एक बची हुई है। इसे तुम एक उपहार के तौर पर अपने पास रखो, पढ़ो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। ये किताब मुझे जीना सिखाएगी। ये किताब मुझे जीना सिखाएगी, मुझे जीना सिखाएगी। तेरी ये किताब बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। मौका मिला नहीं कि अपने उस शिष्य भीमराव की तारीफों के पुल बांधने लगा तू। अपनी किताब और अपना ज्ञान अपने झोले में रख, समझा? निकल निकाल। ये क्या कर रहे हैं? इतने बूढ़े आदमी को मारना क्यों चाहते हैं आप? चोर है ये। मेरी दवाइयों के दुकान से दवा चुरा के भागा ये। क्या बकवास कर रहे हैं? दवा की कोई चोरी करता है क्या? मेरे बेटे बहुत बीमार है, उसके लिए दवा चाहिए थी। पैसे नहीं थे तो चोरी करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब ये हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करे, इनके पैर तोड़कर इन्हें अपाहिज बना देना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारे धर्म में क्यों टांगे रहते हैं ये लोग? आज हम फैसला करके आए हैं कि इनको सबक सिखा कर ही जाएंगे। आप सातारा वाले पंडित जी है ना? लेकिन तुम कौन हो? मैं भीमराव, राम जी का बेटा। मुझे शास्त्र में आपने ये सब कुछ पढ़ा है, वो मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ूंगा। और न्यायालय ऐसा होना चाहिए जहाँ गरीब से गरीब जाए या अमीर से अमीर, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। भीमराव, तुम यहाँ? ये लो भाइयों, पहचान वाले मिल गए। अब भाई साहब, आप ही मेरे पैसे दे दो। मैं आपके पैसे दे दूंगी। अभी दवा जरूरी है, आप सब जाइए। नहीं, मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए या मेरे पैसे, बस। मैं कह रही हूँ ना, आपके पैसे मैं दे दूंगी, जाइए यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ, पर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। पंडित जी, क्या हुआ है आपकी बेटी को और कहाँ है वो? बहुत बीमार है, पास ही एक अस्पताल है, 4 दिन से भर्ती है वहाँ। मैडम, आप देख रही हैं ना बच्ची की हालत, ये ठीक से उठ भी नहीं पा रही है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अस्पताल है, धर्मशाला नहीं। पैसे खत्म, इलाज खत्म। निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, 3 दिन से पैसे दे रहे थे ना, अब पैसे खत्म हो गए। इसके बाबा गए हैं पैसे का इंतजाम करने, वो पैसे लेकर आते होंगे, आती हम दे देंगे। जब पैसे आ जाएं तो आ जाना, अभी निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, बच्ची मर जाएगी। डॉक्टर साहब, बिना पैसों के यहाँ इलाज नहीं होगा, समझ में आई? चलो बाहर।
साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे मैडम आप तो समझो। बेटे चल बाबू। तुम निकले नहीं अभी तक? चलो। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, चल आराम से आराम से। मंगेश, ये भीमराव। हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर हम लोग गलत नहीं हैं, तो हम ये लड़ाई क्यों छोड़ दें? और आपके साथ गलत हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम मिल गया था रास्ते में। भीम? सदियों से दूर तो आप लोग रहे हैं, लेकिन हमारी जात के लोगों के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज से मैं भी भीमराव के जात वाला हूँ। अगर मेरी हैसियत ज्यादा होती तो हर विद्यालय का नाम, हर कॉलेज का नाम, हर एक स्टेशन का नाम, हर एक गली का नाम भीमराव अंबेडकर रख देता। लेकिन मेरी औकात बस इस दुकान की थी, इसलिए मैंने इसका नाम भीम चाय घर रखा। मंगेश काका, कितना बड़ा हो गया तू, पहचान में भी नहीं आ रहा। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन पंडित जी की बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मैं संभालती हूँ इन्हें। नहीं, ये भीम की पत्नी है, ये मेरी बेटी को नहीं छू सकती। पीछे आ जाओ, नहीं छू सकते उन्हें। रमा, मंगेश, मैं अभी तुम्हें गंगा जल से शुद्ध करता हूँ। और क्या कहा डॉक्टर ने? पंडित जी, डॉक्टर साहब ने कहा जितने पैसे दिए उसका इलाज हो गया है, और पैसे नहीं के तभी इलाज होगा, नहीं तो अंदर भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते मतलब? ऐसा कैसे होगा? मैं अभी जाके बात करता। नहीं भीम, कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहे। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? इलाज के बिना तो मेरी बेटी मर जाएगी। काका, मैं कुछ करता हूँ। रमा, पैसों का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो उनके बेटी को कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं आना, आपको जाना है तो जाइए। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? आप और मैं इतने उत्साह से उनकी मदद करने आए, और उन्होंने उनकी बेटी को। अरे जोको, जोको, कहाँ है जोको? मेरे कपड़े क्यों नहीं आए अब तक? जोको, देखिए गुस्सा मत होइए, दरअसल बात ही कुछ ऐसी हुई थी, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ऐसी क्या बात हो गई? मुझे काम पे जाना है, मुझे कपड़े नहीं मिले अब तक। मुझे गुस्सा तो अपनी पत्नी पे आ रहा है, जिसने इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे आपके घर में कम से कम आपकी पत्नी तो है। अरे इसका तो पति ही भाग गया है। अब कौन आपके घर से कपड़ा लाएगा और कौन कपड़ा पहुंचाएगा? तो मुझे कुछ नहीं पता। मेरे कपड़े क्यों नहीं मिले अब तक? माफ कीजिए भैया, आपका कपड़ा नहीं धुल पाया। रुकिए।
ये रहे आपके कपड़े, और आगे से ना हम आपका कपड़ा धो पाएंगे और ना ही लोहा कर पाएंगे, आपका ककऊ का भी नहीं कर पाएंगे। है कि जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो का काम करना, का पैसा कमाना, का जीना। अरे तुम्हारे भाषण सुने नहीं आया मैं यहाँ पे। समय पे मुझे कपड़े नहीं मिले, इसका हर्जाना कौन देगा? हर्जाना? कायदे से तो आपको भी हर्जाना देना पड़ेगा। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, आपके कपड़े देखकर लग रहा है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। फिर थोड़ी सी दया अपने दिल में क्यों नहीं रख लेते? फिर आपके बड़प्पन के आगे लोगों के सर झुक जाया करेंगे। लेकिन आप ऐसा ना करके सिर्फ चोट लगने वाली बात कर रहे। किसी की परेशानी, उसका दर्द नहीं समझ में आ रहा आपको? अब आप ही बताइए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए आपको हर्जाना देना चाहिए या नहीं? ए लड़की, ज्यादा ज्ञान मत दे। अरे दिन रात लात और भूसे खाने वाले ये लोग, इनको भी ठेस पहुंचती है क्या? ये मत भूलो, हमारी दया से पलते हो तुम लोग। अगर हम ऊंची जात वाले तुम छोटी जात वालों को काम देना बंद कर देना, तब समझ में आएगा। फुलिया क्या कर रही है? ऐसे तो कहू न कहू अपना कपड़ा मांगे आवत रही, और फिर सबके पता चल जाये कि हमारा पति हमका छोड़ के भाग गया है। इससे अच्छा सबका कपड़ा हम खुद ही जाके वापस कर दें। अब ना कोई कपड़ा धुली ना लोहा हुई। काकी अंदर चलो। आई बंद हो गवा काम, कुछ ना हुई। अरे ये फुलिया, मुसीबत आती है तो इंसान जीना नहीं छोड़ता है, और ऐसे काम धंधा छोड़ देगी तो कैसे जिएगी? हौसला रख फुलिया। क्या करें हम? कसम खाए रहे पूरा जिंदगी अपना साथ निभाएंगे। झूठता सब झूठता, हमको धोखा देके चले गए। हमसे नहीं सब बेइज्जती नहीं सहन हुई। हम नहीं, हम काम ही ना करबे, हम कुछ ना करके हम जात। आई ज्यादा बड़ी हो गई हो, ज्यादा समझने लगा है तुम्हें। लक्ष्मी दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है। आई बता रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। रमा, तुम्हारे भाई बहन तो अच्छी गोटियां खेलते हैं। जाओ तुम लोग बाहर जाके खेलो। ठीक है दीदी, जाओ। हाँ तो रमा, आई तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ इसलिए लाई क्योंकि तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। कैसे सवाल? पूछिए। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ या तुम हो रमा? आप हैं। क्यों? और इस घर की सास कौन है, मैं या तुम? आई कैसे सवाल कर रही हैं आप? जितना पूछा है उतना बोलो। इस घर में सास कौन है, मैं या तुम? जी आप हैं। फिर सास और बड़ी जेठानी के बीच छोटी बहू बनकर रहना सीख लो। बार बार उस भीम के पीछे पीछे जाकर क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं। आई समझ में आ रहा है ना रमा, तू आजकल बहुत उड़ने लगी है। थोड़ा दर्द होगा तभी तो तुझे तेरी औकात और जमीन दिखाई देगी। लक्ष्मी दीदी छोड़िए ना। इसलिए औकात में रहना सीख लो। आई 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 दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है?
जीजा भाई क्या हो रहा है? पता नहीं अचानक रमा के हाथ में दर्द होने लगा। क्या हुआ बेटा? एक काम करो, जाओ गर्म पानी कर लो, नमक डाल के सेक लो। जाओ जाओ लक्ष्मी, उसकी मदद। हाँ, फिर डॉक्टर को भी दिखा देंगे। ठीक है, चल रमा चल। आप जल्दी आ गए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटी हिम्मत रख बेटी, तेरे बाबा और भीम दवा लाने गए हैं, वो आते ही होंगे। घबरा मत बेटी, हिम्मत रख। मंगेश, राम जी, राम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, चल रहा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस ठीक ही हूँ राम जी। आप और भीमराव जब सतारा में रहते थे तो सतारा की बात ही कुछ और थी, अब वो बात नहीं है। बीते हुए दिन हमेशा अच्छे ही लगते हैं। सही कह रहे हो राम जी आप, अब वो दिन लौट के कभी नहीं आएंगे। खैर, बीते हुए बातों को छोड़ो, मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूं, लीजिए। देखो बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये भीम और पंडित जी कहाँ हैं? वो दोनों दवा लेने गए। पंडित जी, और बताइए ना सातारा के बारे में। मैं सातारा को बहुत याद करता हूँ। सातारा भी तुम्हें बहुत याद करता है भीमराव, लेकिन तुम्हारे सातारा छोड़ने के बाद सातारा में फिर सर्वज्ञ महाराज जैसा ढोंगी कभी आया नहीं। अगर कोई आया तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। भीम, तुमने सातारा में लोगों को कुछ न कुछ सिखाया जरूर है। मैंने भी एक बात सीखी है। जय हो विजय हो, जो दान दे उसी का कल्याण हो। इस धूप से आरती करो, आरती के बदले भगवान के चरणों में दान करो। तुम्हारे जीवन के कष्ट और कलेश नष्ट हो जाएंगे। हा! क्या प्रमाण है कि इस धूप से आरती करने के बाद हम इसमें दान देंगे तो हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा? तुम्हें प्रमाण चाहिए मूर्ख। ईश्वर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये लीजिए बबूत, जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वो सब लोग लीजिए। बाला ने जो पाप किया है और उससे जो ईश्वर रुष्ट हुए हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रमाण नहीं, तर्क कर रहा हूँ। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सालों से सातारा में बहुत किया करता था और तुमसे अच्छा किया करता था। ये है ना भीमराव। फिर इसने एक बात सिखाई जो मेरे बहुत देर में समझ आई कि आस्था की बुनियाद अगर तर्क पर हो तो आस्था की ताकत और बढ़ जाती है। ज्ञान नहीं, बस मुझे ये बताओ, दान देते हो कि नहीं? अवश्य। नहीं। दान नहीं दोगे तो नाश होगा। प्रभु के चरण में जो दान न दे उसका सर्वनाश होगा।
तेरा विनाश होगा, कुछ नहीं हो सकता तेरा। बस भीमराव, बस यही एक बात सीखी है तुमसे, धर्म की एक नई परिभाषा। कितना अजीब लगता होगा ना मैं, कि मैं भी सातारा में ऐसे ही कुछ किया करता था। अरे ओ मेरे ससुराल वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो सबके सब? हाँ? कोई बताएगा कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, और पैसों का इंतजाम होगा भी या नहीं? अरे बहरे हो गए हो क्या सबके सब? अरे नहीं इंतजाम हो रहा तो भी साफ साफ बता दो। जीजा जी देखिए, जोर जोर से चिल्लाने से चैन नहीं मिलने वाली है। उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसों का इंतजाम हम कर रहे हैं ना। तुमसे बात कौन कर रहा है? और तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि इस घर में जितनी भी समस्याएं हैं ना, सबका जड़ तुम ही हो। पहले खुद चेन गिरवी रखकर किताबें खरीदवाई और फिर खुद पढ़ाई छोड़ दी। तुम ना अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे, चले जाओ यहाँ से। ऐसे बात मत कीजिए मेरे भाई से। ठीक है ना करो, करूंगा तो क्या करोगी? मारोगी मुझे? हाँ मारोगी? मारोगी? हाँ अरे मारोगी ना मुझे? अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मुझे। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। हथौड़ा पकड़ो और मेरा सर फाड़ दो। किसी को लग जाएगा, सर फोड़ दो, किसी के हाथ में लग जाएगा। जीजा जी छोड़ दो दीदी का हाथ। मेरा सर फोड़ दो इससे। जीजा जी यही खड़ी रहो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे धक्का दिया। आओ देख रहे हो आपने, इसने मुझे धक्का दिया। अरे देख रहे हो, इस घर के दामाद को धक्का दिया। अरे कोई इज्जत नहीं रह गई है यहाँ पर इस घर के दामाद की। मुझे धक्का दिया इसने, इसने मुझे सबके सामने धक्का दिया। वाह वाह, राम जी, ये संस्कार दिए हैं? मतलब बेटा दामाद को धक्के मार रहा है? अरे बिल्कुल गिरा हुआ है ये परिवार। ना शर्म है, ना हया है, ना कोई संस्कार। मेरे घर में ऐसा हुआ होता ना तो अब तक घर का बुजुर्ग थप्पड़ मार चुका होता। ससुर जी देखिए दामाद जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके यहाँ सबके सामने तमाशा मत कीजिए। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। ससुर जी मेरे हाथ में सोने की चेन रख दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिल जाएगी जीजा जी, जितना वक्त दिया है उतना इंतजार कर लीजिए। और हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी बहन यूं ससुराल को छोड़कर यूं मायके में बैठी है। बहुत समस्या है जीवन में, है ना आनंद? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। हाँ हिमराव, वो ठेला चलाना शुरू करो, भंगार खरीदना बेचना शुरू कर दो। ए भंगार वाले, ये भंगार बेचना है। मेरे घर में बहुत भंगार पड़ा है, जा सब लेकर आओ। जा। क्या है ना, बैरिस्टर के यहाँ काम करने की ना तुम्हारी औकात है और ना ही जात। तुम्हारी बहन की चेन मैं छुड़वा दूंगा। अब मैं ठेला ले नहीं आया हूं। आओ। भीमराव, तुम्हारा ठेला ले आया हो? जाओ काम शुरू करो। नहीं, मेरा बेटा ठेला नहीं खींचेगा। हाँ सही है, फिर चाहे मतलब बेटी मायके में ही पड़ी रहे, क्यों राम जी? नरोत्तम जोशी,
आप ऐसे मौके का फायदा लेकर हमारे जीजाजी को भड़काइए मत। अच्छे से जानते हैं आप जैसे लोगों को। वहां सतारा में भी गंगा दीदी के पति को ऐसे ही भड़काया था सब लोगों ने, और आप भी वही कर रहे हैं। ये बात याद रखना आनंद, और ये बात तब बोलना जब ये तुम्हारी बहन को छोड़कर चला जाएगा। हाँ, और ससुर जी, गंगा दीदी को भी तो उनके पति ने छोड़ दिया था ना। उसी तरह मैं भी मंजुला को छोड़कर चला जाऊंगा। और जिस तरह आप अपनी बहन को पाल रहे हैं ना, मंजुला को भी उसी तरह पाल लीजिएगा। और मर्द ऐसे ज्यादा कर भी का सकत है, छोड़ के भागा ही तो सकत है। आज चेन छुड़वा दोगे तो कल कोई और बहाना बना ले है कि जेके छोड़ के ना ही जाना होता है वो कबहो ना ही जाता है। जेके छोड़ के जाना होता है ओकरे लिए चाहे कुछ कर लो, कोई भी बात मान लो, वो तो छोड़ के जेबे करी। फुलिया, अच्छा बोला, लेकिन अभी भाषण का समय है नहीं। अभी तो समय है ये देखने का कि भीमराव अपनी बहन के लिए ठेला चलाएगा या नहीं। नहीं चलाएगा भीम ठेला। सर, मैं लगा देता हूँ। नहीं, दूर रहो। घबराइए मत, छूऊंगा नहीं आपको। आप अपवित्र नहीं हो जाएंगे। मेरे बचपन में ऐसी ही मेरी आई एक बार बीमार पड़ी थी। वैद्य आए थे तो उन्होंने कुछ कपड़ा हाथ में लपेट के आई की नाड़ी देखी थी। मैं ये कागज से लगाता हूं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। भीम, वो टेबल पर सबसे ऊपर नीले रंग की एक फाइल रखी है, उसे उठाकर लाओ। मुझे देखना था कि किसी और बैरिस्टर के पास नौकरी ढूंढने जाते हो या यहीं रहने के लिए संघर्ष करते हो। ये मेरे नए केस की फाइल है और 2 दिन बाद सच में इसकी हियरिंग है। और तुमने जिस तरह से पुलिस को बुलाया, ये तो समझ में आया कि तुम्हारा दिमाग चलता है। अब कुछ दिमाग इस केस पर भी लगाओ, और यदि कुछ समझ में आता है तो मुझे बताओ। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ तो ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। इनसे कहा तो इन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे, तो सब बच्चों मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर
डॉक्टर, बचपन से अंदर जाने के लिए दरवाजे पर बैठकर बहुत संघर्ष किया है, इसलिए यहां से वापस जाने का सोचा भी नहीं था। लेकिन आपने एक काम दिया है, इस फाइल को जरूर पढ़ूंगा और जो कुछ भी मेरे समझ में आता है आपको आके बताऊंगा। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सर। और इस काम के लिए भी। कल से समय पर आ जाना। बुआ, फुलिया काकी ने सही कहा। ये सोने की चैन पाकर भी शांत नहीं होंगे, कल फिर हमें किसी और चीज के लिए डराएंगे। जीवन बस डरते और लड़ते ही बीत जाएगा। बुआ, हम औरतें इसीलिए डरती है ना कि अगर हमारे पति हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो मैं बस इसलिए सोच रही थी कि मैं भी कोई नौकरी ढूंढूं। बाबा आई ने मुझे भी तो पढ़ाया था ना, एक बार 2 पैसे कमाने लायक हो जाऊंगी तो चीजें शायद अपने आप ठीक हो जाएं। ऐसे इनकी हिम्मत भी नहीं होगी ऐसे आकर हमारी बेइज्जती करने की। सही कह रही है, लेकिन तुझे नौकरी देगा कौन? भैया, भीम, आनंद, उनको मुश्किल से नौकरी मिली है, तुझे कहां से मिलेगी? और भूल गई तू एक औरत भी है। आप सही कह रही है बुआ, पर कुछ तो सोचना होगा ना। हम औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटा, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में कुछ करने में इसी संघर्ष में बीत जाती है। और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने रमा को कहीं देखा क्या? क्यों, क्या हुआ? होगा क्या, अब घर की छोटी बहू नहीं मिल रही है तो घर की बड़ी बहू का तो कर्तव्य है ना उसे ढूंढना। लक्ष्मी, अगर ऐसा ही कर्तव्य मुझे समझ में आता तो मैं तेरा और जीजाबाई का घर के बाहर जाना मुश्किल कर देती। भीम के पीछे सबका पड़ना कम है जब रमा के पीछे पड़ गए हो। मंजुला, देखा, जिंदगी का यही खेल समझ में नहीं आता है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे ससुराल में सबका इतना ध्यान रखती हो, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे हैं। और ये लक्ष्मी, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन ये अच्छाई उसे समझ में नहीं आती है। मंजुला, आज भीमाबाई की बहुत याद आ रही है।
वो भी ऐसे ही मेरे बाल में तेल लगाकर मेरे बाल बनाया करती थी। अगर वो आज जिंदा होती तो ये सब नहीं होता शायद। आई, ये रमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गई होगी फिर से उस भीम के पीछे। लकड़ी लाने गई थी। रमा, मिला ही भीम को। पति और ससुराल दोनों के बीच में संतुलन बैठाने के लिए जो करना होगा करूंगी ही ना। बुआ और आनंद भैया भी आने वाले थे, लेकिन कुछ समस्याओं में घिर गए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप सबने हमारी इतनी मदद की है कि काश मैं भी तुम्हारी कुछ समस्याएं कम कर पाता। ये सब छोड़िए पंडित जी, अभी जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। वो तो हो ही जाएगी। डॉक्टर साहब बोले हैं कि आज इन्हें घर ले जा सकते हैं, तो सोच रहा हूँ कि आज शाम की गाड़ी से मैं सातारा चला जाऊं। और भीमराव, तुम्हें भी मौका मिले तो सातारा जरूर आना, हमें अच्छा लगेगा। हाँ भाव, हम कुछ लड़कियां मिलके ना पढ़ाई करती हैं और हमारी प्रेरणा स्तोत्र आप ही हैं। आप अगर सतारा आएंगे ना तो हमारी सहेलियों को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। जरूर, मैं भी सातारा आने का बहुत बार सोचता रहता हूँ। और हाँ भाव, कल का खाना बहुत अच्छा था। हाँ भीमराव, कल का खाना बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, आप लोग बात करो, मैं तब तक अस्पताल की कागजी कार्रवाई पूरी करके आता हूँ। जी। राम जी उठो। ये देखो राम जी, देखो मंगेश कितना चैन से सो रहा है। इसे देखकर पुराने दिन याद आ गए, जब सतारा में ये हम लोगों को बेचैन करके रखा हुआ था, और उस बेचैन करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसी की होती थी। और आज देखो खुद कितना चैन से सो रहा है, वो भी हमारे घर में। छोड़ दो ना पुरंजन, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा है? पुरंजन, राम जी से कुछ सीखो। जब देखो पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हो। अब छोड़ो ये सब भाई, और मेरे लिए कोई काम धंधा ढूंढ दो। फुलिया, कहाँ जा रही हो? नहीं डलिया माँ, अब हमका मत रोको, अब हम गाँव जाए या ना रही बे। तुम्हारा गांव में है कौन? और सालों पहले तुम यहाँ आ गई। यहाँ तो हम सब है ना। सबके होए में और पति के होए में ना बहुत फर्क होता है। जब वो छोड़ के ही चलेगा तो फिर कहाँ यहाँ रहे हम। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर जीवन साथी छोड़कर चला जाए तो जीवन काटने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जीवन खत्म तो नहीं हो जाता ना। हमका ज्ञान मत दो, काहे कि ना बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिकरे ऊपर पड़त है ना वही जानत है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं।
मैं ज्ञान नहीं दे रहा। आपके तो पति आपको छोड़कर गए। आप ये उम्मीद तो रख सकती है ना कि आपके पति को कभी आपकी याद आ जाए और वो वापस आ जाए। लेकिन मैं तो ये उम्मीद भी नहीं रख सकता। मेरी पत्नी मर चुकी, मुझे हमेशा के लिए अकेले छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी मैं आगे के जीवन के लिए सोच रहा हूं ना। राम जी और उनका परिवार अब मुझे मदद कर रहे हैं। ये लोग आपकी भी मदद करेंगे। और अगर आप ऐसे निराश हताश हो जाएंगे तो कैसे होगा? आ जाओ, सब तोड़ो ये सब सामान चालवाल, सब तोड़ो, सब तहस नहस कर दो। उठाओ, फेंको ये सब। रुकिए, आप ऐसे कैसे तहस नहस कर सकते हैं? आपको जो भी करना है उस जोकू के साथ कीजिए। हम आपको ये सब कुछ नहीं करने देंगे। उस जोकू ने मेरे घर की इज्जत उड़ा दी, सब तहस नहस कर दिया। हटाओ ये सब। देखिए, हम सब जानते हैं कि आपके साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन इसमें चाल वालों की क्या गलती है? गलती ये है कि तुम सब छोटी जाति के हो और तुम लोगों की सोच भी छोटी है। लालची हो सबके सब। उससे क्या लगा कि बड़ी जात की बहू को लेकर भाग जाएगा तो उसकी औकात बढ़ जाएगी। हो सकता है उसने अपनी कुंठा खत्म करने के लिए सब किया हो। तुम सब एक जैसे हो और मैं अपना हिसाब तुम सब से लेकर रहूंगा। बनिया हूँ बनिया, समझ में आया? मैं पूरा हिसाब लेकर जाऊंगा यहाँ से। तोड़ो रे, तोड़। ठहरो। अगर तुम्हें लगता है कि इनकी जात छोटी है तो मैं पंडित हूं। तुमसे कहीं ज्यादा ऊंची जात है मेरी, और मेरी नजर में तुम अपराधी हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित से सवाल करते हो मूर्ख? ईश्वर से डर नहीं लगता तुम्हें? ईश्वर का प्रतिनिधि हूं मैं, और जिसके साथ खड़ा हो जाऊं वो सही होता है। क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। हमने आपसे ऐसे बात की, पर क्या करें, ये छोटी जाति के लोग लाठी की भाषा ही समझते हैं। हमें भी लाठी चलानी आती है। देखिए, दरअसल हम समझ नहीं पाते हैं कि असली गुनाह किसका है, क्योंकि हमारी आंखों पर जात की पट्टी बंधी होती है। तुमसे बड़ी जात का अगर कोई भी आदमी अपराध करता है तो सिर्फ वो एक ही आदमी अपराधी होता है, ना कि सारी जात। और अगर कहीं छोटी जात ने अपराध कर दिया तो तुम उस पूरी जात को गुनहगार बनाकर उनको सजा देने चले आते हो। गुरुजी, बोलो बोलो। उस दिन भीमराव जिस बैरिस्टर के बारे में बात कर रहा था ना, कि उस बैरिस्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, वो मैं ही था। क्या वो तुम थे? लेकिन तुमने भीमराव को नौकरी से क्यों निकाल दिया? उसकी योग्यता की जांच कर रहा था गुरुजी। और फिर आपने ही तो सिखाया है ना कि मदद करने से पहले मदद मांगने वाले की पात्रता की जांच अच्छे से की जानी चाहिए। प्यासा व्यक्ति ही पानी की सही कीमत समझता है। और गुरुजी, मैंने पाया कि एक दिन वो सच में बहुत बड़ा बैरिस्टर बनेगा। अवश्य बनेगा।
भीमराव एक दिन सबसे बड़ा बैरिस्टर अवश्य बनेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान की बहुत प्यास है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अब वो तुम्हारे पास आ गया है, तो उसका मार्गदर्शन भी अच्छे से हो जाया करेगा। दूध। मैं भी माँ में पैदा होती तो आपकी कुछ मदद कर सकती। अच्छा, लेकिन तुम्हारे माहू में पैदा होने का मेरी मदद करने से क्या संबंध है? आप ना बिल्कुल बुद्धू है। देखिए, मैं माँ में पैदा होती तो बचपन आपके साथ गुजरता, हमारी दोस्ती भी हो जाती, फिर आप मुझे पढ़ाना भी शुरू कर देते, फिर मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी समझदार हो जाती, फिर ये कागज समझने की कोशिश मैं भी कर सकती थी। होने को तो ऐसा भी हो सकता था रमा, कि अगर तुम माऊ में पैदा होती तो क्या पता हमारा विवाह ही नहीं होता, और ना ही तुम सुबह सुबह मेरे लिए दूध और खुद के लिए चाय लेकर यहाँ खड़ी होती, और ना ही प्यारी प्यारी संभावना पर ऐसी बातें करती। अजीब है आप तो। मैं बचपन से साथ रहने की बात कर रही हूँ और आप? ठीक है, पढ़िए और ये दूध पी लीजिएगा, कहीं और जाके चाय पी लूंगी। रमा, आओ, आ जाओ। रमा, किसी की मदद करने के लिए उस साथी के बराबर काबिल और समझदार होना जरूरी नहीं होता है, और मेरे लिए तुम बहुत समझदार ही हो। मैं पढ़कर इसका मतलब तुम्हें समझा दूंगा। फिर तुम्हें जो समझ में आता है वो मुझे बताना और मेरी मदद करना। देखो, मिस्टर पाटिल ऑन 14th नाइट भीम को एक अच्छे जीवन साथी और एक सही मार्गदर्शक मिल गया। अब भीम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बैरिस्टर साहब, नमस्कार। अरे ये क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा है। देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं भीमराव को नौकरी से नहीं निकालूंगा। फिर तो समस्या हो जाएगी बैरिस्टर साहब। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं आप ही काम करने लायक ना बचे। धमकी दे रहे हो? वो भी एक वकील को? धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूँ बैरिस्टर साहब। क्या है, कोर्ट के बाहर आप, मैं, सब बराबर हैं, तो धमकी समझना है तो धमकी समझिए, फिक्र समझना है तो फिक्र समझिए, जो समझना है वो समझिए, लेकिन जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। बाकी ख्याल रखिए। चलता हूं।